चलिए आज के वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में बताना चाहता हूँ। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। टेलर सर्वप्रथम प्रबंध के वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल दिया है। मतलब टेलर महोदय ने केवल वैज्ञानिक तकनीकी को ही बल दिया है और यह स्पष्ट कर दिया कि इनके प्रयोग से व्यावसायिक या औद्योगिक उपक्रम की लाभार्जन क्षमता में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। मतलब टेलर साहब ने बोला है कि वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करें तो आपके व्यवसाय में आपका लाभ तो आपको मिलेगा। ठीक है। अब वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सन 1911 में। तो वैज्ञानिक प्रबंध का पहले आप अर्थ परिभाषा पढ़ लेते हैं। ठीक है। आधुनिक युग में किसी कार्य के व्यवस्थित संपादन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है। बोलने का मतलब है कि वर्तमान में आप किसी भी कार्य के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएं, उसके बिना वो कार्य नहीं हो सकता। ये तो आप भी जानते हो, हर जगह विज्ञान है। व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग ही वैज्ञानिक प्रबंध है। मतलब जो आप व्यावसायिक प्रबंध का क्षेत्र है या वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या काम करना है और इसका करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है। ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब कौन सा कार्य कब, कहाँ और किसके द्वारा किया जाए, उसका तरीका क्या हो, इसका मतलब यह है। इसकी परिभाषा है, देख लेते हैं अपन। इन्हीं की देख लेना, F.W. टेलर की। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हो और यह देखना चाहते हैं कि उसको सुंदर से सुंदर और सस्ते से सस्ते ढंग से कर सके। प्रोफेसर टेलर ये कह रहे हैं। एक परिभाषा काफ़ी है। ठीक है। और कोई परिभाषा देखना चाहे तो आप सरल शब्दों में पढ़ लो। वैज्ञानिक प्रबंध से आशय ऐसी पद्धति से है जिसमें उपक्रम में कार्यरत यानी काम करने वाले मानवीय यानी मानव साधनों से इस प्रकार कार्य लिया जाए कि वो न्यूनतम यानी कम से कम लागत पर, अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा और श्रेष्ठतम यानी अच्छे से उत्पादन हो सके। नियोक्ता मतलब कंपनी के मालिक, श्रमिक और उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं। ठीक है। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं इस प्रकार है। क्रमबद्ध नियोजित प्रत्यक्ष विधि। वैज्ञानिक प्रबंध एक नियोजित और क्रमबद्ध प्रबंध विधि है। मतलब ये वैज्ञानिक प्रबंध जो नियोजित मतलब पहले से प्लानिंग करके रखी हुई और क्रमबद्ध मतलब एक निश्चित सूत्र में बंधी हुई विधि है। ये क्रमानुसार एक निश्चित नियमों के आधार पर चलती है। वैज्ञानिक विश्लेषण, इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। मतलब प्रत्येक कार्य को विज्ञान के नियमों के आधार पर चुना जाता है। अपव्यय पर रोक। वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा श्रमिकों के श्रम सामग्री के अपव्यय पर रोक लगाई जाती है। मतलब कम खर्चों में काम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इससे श्रमिकों में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। समय के अनुसार प्रयोग। इसके अंतर्गत सामयिक प्रयोग किए जाते हैं, समय के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं और ये प्रयोग समय, गति, थकावट अध्ययनों के नाम से प्रचलित है। कार्यक्षमता में वृद्धि। इसके प्रयोग से श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। किसके प्रयोग से? वैज्ञानिक प्रबंध के प्रयोग से उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। कार्य मशीनों के द्वारा होता है। उत्पादन में वृद्धि। इसके प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होती ही है क्योंकि काम तो मशीनों के द्वारा होता है ना। ठीक है। सरल नियंत्रण। इस प्रबंध की इस विधि को अपनाकर प्रबंधक संपूर्ण उपक्रम पर आसानी से नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। मधुर संबंधों का विकास। प्रबंध की यह विधि श्रमिकों और प्रबंधों के मध्य मधुर संबंध, मानवीय संबंध और सहयोग को विकसित करती है। विशिष्टीकरण। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रम विभाजन होता है, लोगों में काम बढ़ जाते हैं। विशिष्टीकरण पर जोर दिया जाता है। कार्यों का मूल्यांकन। इस विधि में कार्य के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। मतलब कार्य कब, कैसे और कितना किया जाएगा पहले से तय किया जाता है
और वास्तविक परिणाम तुलना करने पर प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन भी किया जाता है। और वास्तव में जब वो कार्य पूरा होता है तो उसका तुलना की जाती है कि हमने क्या सोचा था और कितना हुआ। ठीक है, ये वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य संस्था की सर्वांगीण उन्नति करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य इस प्रकार है: न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, उत्पादन लागत कम होने से उत्पादक द्वारा अधिक उत्पादन करके अपनी वस्तु को अधिक लाभ पर बेचना, मतलब कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन करना। और उत्पादन लागत यानी खर्चा अगर कम हो जाए वस्तु को बनाने में तो अपनी वस्तु को ऐसी कीमत पर बेचना ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। लागत में इस प्रकार कमी लाना कि प्रमापित यानी सोचा हुआ वस्तुएं उपभोक्ताओं को सस्ते और उचित मूल्य पर बेची जा सके। ठीक है, यानी उत्पादन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना ताकि सस्ती वस्तुएं बेची जा सके। उत्पादन क्रियाओं को इस प्रकार नियंत्रित करना कि श्रमिकों पर कम से कम भार पड़े और श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना और उनको प्रशिक्षण को सरल बनाना, मतलब उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ठीक है, ये वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं और उद्देश्य हो गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैज्ञानिक प्रबंध से होने वाले लाभ। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने से उत्पादकों और वस्तु के निर्माताओं को निम्न लाभ होते हैं। ठीक है, उत्पादन व्यय में बचत। उत्पादन व्यय मतलब वस्तुओं को उत्पादन करते समय जो खर्चे होते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। वैज्ञानिक प्रबंध से सामग्री के अपव्यय पर रोक लगती है, मतलब फालतू खर्चा नहीं होता और साधनों का समुचित उपयोग होता है। जो साधन यूज किए जा रहे हैं उसका अच्छा उपयोग होता है, इससे उत्पादन व्यय में बचत होती है, वस्तु को उत्पादन करने में कम खर्चा आता है। ठीक है, श्रेष्ठ उत्पादन संपूर्ण उत्पादन कार्य प्रभावीकरण और निरीक्षण योजना के अंतर्गत होता है। इससे वस्तु की किस्म में सुधार होता है और अच्छी किस्म का उत्पादन होता है। विशिष्टीकरण वैज्ञानिक प्रबंध से श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं, मतलब यहाँ से लोगों में श्रम विभाजन हो जाता है, एक कार्य अन्य लोगों में बढ़ जाता है, इससे विशिष्टीकरण होता है, लोग अपने कार्यों में निपुण और विशिष्ट हो जाते हैं। श्रम पूंजी में मधुर संबंध, पर्याप्त और प्रेरणात्मक मजदूरी और कार्य की अच्छी दशाएं वैज्ञानिक प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मतलब अगर आप अपने व्यापार में अच्छी मजदूरी प्रदान करें, कार्य की अच्छी दशाएं मजदूरों को दें और अच्छी पूंजी लगाएं, तो ये व्यापार के अंग होते हैं। इससे श्रम और पूंजी में मधुर संबंध आता है। अधिकतम कार्य ले सकना, इस प्रकार का प्रबंध यानी वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने से श्रमिकों की कार्य प्रणाली में ऐसा सुधार किया जाता है कि पूर्व की अपेक्षा कम थकान से अधिक कार्य लिया जा सके। मतलब ये लोग पहले की अपेक्षा कम थक कर अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि सारा काम मशीनों के माध्यम से होता है। श्रम लागत में कमी वैज्ञानिक प्रबंध अपना से एक तरफ तो प्रत्येक श्रमिक को अधिक पारिश्रमिक मिलता है और दूसरी ओर कारखाने के कुल श्रम परिव्यय में कमी आती है, मतलब श्रमिकों पे किया गया खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि सभी काम मशीनों के और तकनीक के माध्यम से किया जाता है। साधनों का समुचित प्रयोग वैज्ञानिक प्रबंध के उत्पादन से विभिन्न साधनों का, जितने भी साधन हमारे पास है, पूर्ण और समुचित अच्छा प्रयोग हो सकता है। ठीक है, पूर्ण प्रशिक्षण नियंत्रण, पूर्ण निरीक्षण और नियंत्रण वैज्ञानिक प्रबंध के माध्यम से निर्माता यानी फैक्ट्री के मालिक कारखाने के समस्त तत्वों पर पूर्ण निरीक्षण रख सकता है और प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकता है, यानी सारी चीजें उसे कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होने वाले लाभ। अभी हमने पढ़े वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादकों को होने वाले लाभ, अब हम पढ़ेंगे श्रमिकों को क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। कार्य क्षमता और भर्ती में वृद्धि वैज्ञानिक प्रबंध के माध्यम से फैक्ट्री में नई मशीनें, नई तकनीक आ जाती है। इसका असर क्या होता है? वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों को कार्य संबंधी सभी आदेश कार्य विशेषज्ञ द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, फलतः श्रमिकों को कार्य नियोजन के उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल जाती है। मतलब विशेषज्ञ पहले ही उस कार्य की रूपरेखा बना लेते हैं और सीधे कम श्रमिकों को निर्देश दे देते हैं कि आप ये कार्य करो, इस प्रकार करो,
इससे श्रमिक अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार बचे हुए श्रम को अच्छे से करने में लग जाते हैं। इससे उनकी कार्य क्षमता वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है और कारखाने का उत्पादन भी बढ़ जाता है, जिससे श्रमिकों की भृत्ति यानी मजदूरी भी बढ़ जाती है और उनका जीवन का विकास होता है। कार्य में श्रमिक की रुचि, आय वृद्धि हो गई, पैसा ज़्यादा मिल गया, श्रमिकों की एक सीमा तक चिंता से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। इससे उनका मानसिक तनाव भी कम हो जाता है, तो डेफिनेटली वो स्वाभाविक रूप से अपने कार्य में रुचि लेने लगते हैं, अच्छे से काम करने लगते हैं। श्रमिकों का सर्वांगीण विकास, वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा श्रमिकों को अपने प्रशिक्षण की चिंता नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि सेवा योजक स्वयं ही इसकी व्यवस्था कर लेता है। सेवा योजक मतलब श्रमिक मजदूरी करने एक व्यक्ति कार्य करने फैक्ट्री में आया तो श्रमिक मशीनों के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से उसको मजदूरी करवाएगा, कार्य करवाएगा, तो उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था पहले ही कर लेता है, क्योंकि एक नए व्यक्ति को नई मशीन पे नहीं भेजा जाता, प्रशिक्षण देने के बाद ही भेजा जाता है। मजदूर की उसकी चिंता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त श्रमिक समय पर सदुपयोग करना सीख जाता है, ठीक है। फिर है श्रमिकों की शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग। वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा एक ऐसी विधि है, कार्य का विश्लेषण करके उसमें सरलतम इकाइयों को विभाजित कर दिया जाता है तथा प्रत्येक श्रमिक को वही कार्य दिया जाता है जिसका वो पारिश्रमिक और शारीरिक और मानसिक रूप से उपयुक्त हो। मतलब जो व्यक्ति जो कार्य जानता हो, जिसकी योग्यता, उसके हिसाब से काम दिया जाता है। इस प्रकार श्रमिकों का उचित प्रयोग हो जाता है, ठीक है। और श्रमिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें नियोक्ता श्रमिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाता है, मतलब मानवीय दृष्टिकोण मतलब उनसे अच्छा व्यवहार करता है, ठीक है। और अधिक से अधिक कार्य लेने की अपेक्षा उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि के उपायों को उपयोग करता है। मतलब श्रमिकों से अधिक कार्य तो लेता है, लेकिन उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि के प्रयास भी करता है, उनके साथ मानवीय व्यवहार करता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके दोष पढ़ने जा रहे हैं। पहला दोष है अधिक परिश्रम। वैज्ञानिक प्रबंध की कार्य हलचलें कम होने तथा कार्य परिस्थितियां यंत्रों के प्रमापीकरण हो जाने से श्रमिकों में भय होता है कि उनसे अधिक परिश्रम कराया जाएगा और वेतन वही रहेगा। मतलब मशीनों के आ जाने से श्रमिकों का कार्यभार कम तो होता है, लेकिन उसकी देखरेख करना, उसको सुव्यवस्थित रूप से चलाना में मशीनों को हमेशा भय बना रहता है कि भैया हमारा कार्य अब बढ़ जाएगा, वेतन वही रहेगा लेकिन कार्य बढ़ जाएगा। शोषण की पद्धति, श्रमिक इसको अपने शोषण की एक विधि मानते हैं क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा होने वाला लाभ, अधिक उत्पादन, अपव्यय में कमी, कारखाना उपरिव्यय में कमी होने वाली आय में श्रमिकों को पर्याप्त हिस्सा नहीं मिलता। वैज्ञानिक प्रबंध से फैक्ट्री के मालिक को कई प्रकार का लाभ होता है, खर्चे कम हो जाते हैं, लाभ बढ़ जाता है, उत्पादन अधिक होता है, लेकिन श्रमिकों को सही रूप से अपना हिस्सा नहीं मिल पाता। स्वतंत्रता का हनन, अत्यधिक श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण श्रमिक संकुचित दायरे में दखल करता है। मतलब वो एक लिमिट में रहकर कार्य करता है, जिससे वह स्वतंत्रता का हनन माना जाता है। उसको वही कार्य सौंपा जाता है, एक कार्य सौंप दिया जाता है और उसी के लिमिट में वो कार्य करता है। इससे श्रमिक की आत्माभिव्यक्ति, विचारशीलता पर कोई गुंजाइश नहीं रहती। मतलब श्रमिक अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करता, वो एक कार्य से बंध जाता है। कार्य में निरस्ता, वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिक नियोजन नहीं करता, किसी कार्य की प्लानिंग नहीं करता, बल्कि उसके सारे आदेश नियोजन विभाग से मिलते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। उसका उत्तरदायित्व कार्य के एक छोटे से भाग को मशीन की तरह करते रहना है। मतलब एक मजदूर को, एक श्रमिक को एक कार्य दे दिया जाता है, एक मशीन से उसे बांध दिया जाता है और उस मशीन की भांति वो कार्य करता रहता है। परिणाम स्वरूप होता ही है कि उसका कार्य, उसे बोरियत लगने लगती है, निरस्ता आ जाती है, ठीक है, और उसके उत्साह में कमी हो जाती है। श्रमिक एकता के लिए हानिप्रद, विवादात्मक भर्ती पद्धति श्रमिकों के प्रलोभन और वर्ग भेद की वृद्धि करती है और संगठित नहीं हो जाते। मतलब अलग अलग श्रमिकों को अलग अलग कार्य सौंप दिए जाते हैं और उसके हिसाब से उनकी अलग अलग मजदूरी तय कर दी जाती है, इसलिए ये इनमें एकता समाप्त हो जाती है। श्रमिकों की कार्य क्षमता, उसी के अनुसार उनको वेतन मिलता है। श्रमिकों का जो श्रेणी विभाजन होता है, मतलब उनके कार्य का बंटवारा हो जाता है, तो वेतन भी अलग अलग तरीके से मिलता है। इससे श्रमिकों की एकता समाप्त हो जाती है और मजदूर संघ इसका विरोध करते हैं, ठीक है। मालिकवाद को प्रोत्साहन, इस प्रबंध के अंतर्गत श्रमिक को कई अधिकारियों के अधीन कार्य करना पड़ता है, बड़े बड़े अधिकारियों के अंतर्गत।
प्रबंध की मनमानी चलती है, अनावश्यक मालिकवाद को प्रोत्साहन मिलता है, सब मालिक बनने की सोचते हैं। ठीक है। अन्य कार्यों के लिए अयोग्य, एक छोटे से कार्यों को सीमित दायरे में हमेशा करते रहने से श्रमिक बाकी कार्यों के प्रति अयोग्य हो जाता है और दूसरे कार्य वो नहीं कर पाता। यानी उसको एक ही कार्य सौंपा जाता है, बोला जाता है कि भाई तू यही कार्य कर, तो बाकी के काम करने के अगर वो सोचेगा भी तो कैसे कर पाएगा, सीखेगा कैसे? तो अन्य कार्यों के प्रति वो अयोग्य हो जाता है। और सुविधाओं का अभाव, अधिकांश प्रबंधक बिना आवश्यक सुविधाएं दिए उपलब्ध कराए वैज्ञानिक प्रबंध लागू कर देते हैं। इससे श्रमिकों में अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। बिना सुविधा के बड़ी बड़ी मशीनों पे कार्य भेज दिया जाता है, श्रमिकों को असुविधा होती है।